गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त सागर स्वामी। आज की जो मैं आपके लिए सबसे बड़ी खबर लेकर आया हूं वो आ रही है ब्राज़ील से। ब्राज़ील के अंदर अगले महीने दैट इज़ जुलाई के अंदर 6 से 7 तारीख को ब्रिक्स की एनुअल समिट होएगी। इस एनुअल समिट में सभी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लीडर्स आते हैं, लेकिन चाइना ने आने से बॉयकॉट कर दिया है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है ब्रिक्स की 17th ये ब्रिक्स समिट है, एंड ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा जा रहा है कि जब चाइना के प्रेसिडेंट इसके पार्ट नहीं होंगे। एंड उसका कारण ये बताया जा रहा है कि ब्राज़ील और इंडिया के बीच में बढ़ते अच्छे इम्प्रूव होते हुए रिलेशंस। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जो हैं सिल्वा, उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक स्टेट डिनर पे इनवाइट किया है। एक उन्होंने स्टेट डिनर होस्ट किया है। इसके अंदर शायद वो कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस करेंगे इंडिया के साथ, जो कि उनको शायद हो सकता है इंडिया का सपोर्ट चाहिए हो समिट के अंदर उन चीज़ों को लेके, या इंडिया भी अपने कुछ पॉइंट्स ब्राज़ील के साथ डिस्कस करना चाहता हो। ऐसे जो डिनर्स वगैरह या इनफॉर्मल मीटिंग्स कंडक्ट की जाती है एक दूसरे कंट्रीज़ के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए की जाती है। एंड चाइना देखा जा रहा है कि इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, एंड चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने समिट को कम्प्लीटली बायकॉट करने का इनिशिएटिव लिया है, एंड वो कह रहे हैं कि अब वो समिट में नहीं आएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग is set to miss the 17th BRICS summit at the Rio de Janeiro next week. It would be his first absence in the high-level annual meet since assuming office in 2013. मतलब 2013 से वो रेगुलरली इस समिट का पार्ट रहे हैं, एंड ये फर्स्ट टाइम देखा जा रहा है कि वो इस समिट के पार्ट नहीं होंगे। एंड ये बताया जा रहा है कि 6 से 7 जुलाई को जो समिट है वो ऑर्गेनाइज होगी। चाइना ने इसका कारण दिया है कि शेड्यूलिंग में कोई समस्या आ गई है, कोई शायद उनको किसी दूसरे काम में व्यस्त है, ऐसा कुछ है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना कुछ और है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब ये जो स्टेट डिनर ब्राज़ील ने ऑर्गेनाइज़ किया है और प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट सिल्वा जो है वो इस समय पूरी समिट की स्पॉटलाइट में रहेंगे। तो जिस वजह से शायद प्रेसिडेंट जी को लग सकता है कि वो एक सपोर्टिंग एक्टर के रूप में वहाँ पे दिख रहे हैं, वो साइडलाइन हो चुके हैं, इस वजह से वो नहीं आ रहे। सेकंड जो एक और बड़ा कारण इसका माना जा रहा है वो है कि इस समय जो एससीओ में जो इंडिया ने जॉइंट स्टेटमेंट को साइन करने से कम्प्लीटली मना कर दिया था, वो भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। क्योंकि इस समय हम जब जानते हैं कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग है वो कुंदाओ में चाइना में ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। एंड लेकिन इंडिया ने इसके अंदर जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू की गई थी उसको साइन करने से कम्प्लीटली मना कर दिया, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी जिक्र नहीं था पहलगाम में टेरर अटैक का, जो भी ऑपरेशन सिंदूर का, एंड बलूचिस्तान को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा था, नरेटिव को मैनिपुलेट किया जा रहा था ये दिखाने के लिए कि पाकिस्तान यहाँ पे विक्टिम है, इंडिया वहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। तो इंडिया इन सब बातों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इंडिया ने अपना स्टांस क्लियर किया है, एंड इंडिया ने उस स्टेटमेंट को साइन करने से बिल्कुल मना कर दिया है। तो एक तरह से देखा जाए कि ये एससीओ समिट इस बार ऑर्गेनाइज़र चाइना का था, तो उनके लिए एक एम्बैरेसिंग मूवमेंट भी था कि एक जॉइंट स्टेटमेंट एक्चुअली समिट के एकदम एंड में रिलीज़ की जाती है, एंड उसको वो फाइनलाइज नहीं करवा पाए। तो उनका एक फेलियर भी देखा जा रहा है चाइना का, और चाइनीज फॉरेन डिप्लोमेसी का भी एक फेलियर देखा जा रहा है। तो शायद हो सकता है कि चाइना इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा खफा हो, और वो अब इसको अपने ब्रिक्स समिट के बॉयकॉट से दर्शाना चाहते हैं। बाकी उनकी देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। चाइना शायद हो सकता है अपना स्टांस इस पर बदल भी ले। नेक्स्ट खबर है वो भी ब्रिक्स समिट से रिलेटेड है। बताया जा रहा है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, वो भी इस बार नहीं आएंगे ब्रिक्स समिट में, और इसका कारण बताया जा रहा है आईसीसी का अरेस्ट वारंट। आईसीसी का जो मैंने आपको कल परसों भी बताया था, इसका आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड इसका हेडक्वार्टर है हेग नीदरलैंड्स के अंदर, जहाँ पे अभी नाटो की मीटिंग हुई है। एंड जो आईसीसी है वो इंटरनेशनल जेनोसाइड्स, मास स्लॉटर्स या और भी अदर फॉर्म्स ऑफ वॉर क्राइम्स के ऊपर सुनवाई करता है और उसके ऊपर अपनी जजमेंट देता है। एंड फॉर इन्वेजन इन यूक्रेन, जो व्लादिमीर पुतिन के ख़िलाफ़ इन्होंने एक अरेस्ट वारंट पुतिन के ख़िलाफ़ इशू किया था, एंड अभी वो वैलिड है।
तो जिस वजह से अरेस्ट वारंट के तहत अगर कहीं भी व्लादिमीर पुतिन को सपोर्ट किया जाता है तो जो इंटरनेशनल जो उनकी अथॉरिटीज़ हैं वो उनको अरेस्ट कर सकती हैं। तो शायद उस अरेस्ट से अवॉइड करने के लिए या कोई भी चीज़ कोई बड़ा इशू ना हो जाए, इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए रशियन प्रेसिडेंट अब ब्रिक्स समिट का पार्ट नहीं होंगे। तो 2 बड़े मेंबर्स चाइना एंड रशिया तो इस समिट का पार्ट होंगे ही नहीं। तो काफ़ी कम चांसेस है कि कोई ज़्यादा फ्रूटफुल इस बार कंक्लूजन निकल कर आए ब्रिक्स समिट से। हाउएवर उनके शायद डेलीगेशंस कोई अच्छा कदम ले और कुछ फ्रूटफुल कंक्लूजन आ जाए। लेट्स होप कि सब कुछ अच्छा ही हो फ्यूचर में। अगली खबर भी है जो चाइना से ही आ रही है, इंडिया से रिलेटेड है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है क्विंदाओ में, अब वो कंक्लूड हो चुकी है। और इसी के साइडलाइंस पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी मिले थे चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से भी, और उन्होंने एक 4 प्रोंग स्ट्रेटजी की बात की है ताकि हमारे जो बॉर्डर है वो सेफ़ रहें। इसके अंदर इंडिया जो पुश कर रहा है वो कर रहा है डीमार्केशन ऑफ इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। अगर आपको शायद इसके बारे में पता हो, इंडिया अगर ऐसा है, ये हमारा इंडिया चाइना बॉर्डर है, बट ये एक्चुअली डीमार्केटेड नहीं है, इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। ये डीमार्केटेड नहीं है, मतलब कि ये एग्जैक्ट लाइन नहीं बना रखी। इसके अंदर जहाँ पे सोल्जर्स की एक्चुअल पोजीशनिंग है उसी को ही बॉर्डर मान लिया जाता है। एंड चाइना इसको बहुत ही लंबे समय से अवॉइड करता आ रहा है, ये डिमार्केशन इसकी होने ही नहीं दे रहा एलएसी की, क्योंकि उनका मेन पर्पज़ है कि वो हर थोड़े दिन बाद कुछ 100-200 मीटर और ज़मीन अंदर ले लेते हैं, 100-200 मीटर और ज़मीन अंदर ले लेते हैं, 100-200 मीटर और ज़मीन अंदर ले लेते हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन टेरिटरी को एक्वायर करना चाहते हैं। बट हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं वो इसको बहुत सक्सेसफुली रेजिस्ट कर रहे हैं, और ऐसा कोई भी उनके मूव्स को वहीं न्यूट्रलाइज कर देते हैं। लेकिन अगर एलएसी डीमार्केट हो जाती है तो चाइना की जितनी भी ये गलत एक्टिविटीज़ हैं वो उनके ऊपर रोक लग जाएगी। एंड इंडिया इसके लिए काफ़ी तरह से पुश कर रहा है, एंड लग रहा है कि शायद आने वाले कुछ समय के अंदर ये ऐसा हो भी जाए। ऑल्सो इंडिया और चाइना के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा आप सब जानते होंगे बस शुरू हो चुकी है। ये 6 साल से नीरली बंद थी, जब इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू हुए थे 1920 की वजह, तब से ये बंद थी, एंड अब ये शुरू हो गई है, तो जो कि एक बहुत वेलकम मूव है हमारे नॉर्मलाइज होते हुए रिलेशन का चाइना के साथ। आगे बढ़ते हैं। आगे अगली खबर है वो आ रही है यूएसए से। यूएसए के अंदर इस बार न्यूयॉर्क जो सिटी है वहाँ पे मेयर्स के इलेक्शन होने थे, एंड वहाँ पे एक इंडिविजुअल है, उनका नाम है ज़ोहरान मंदमी, वो जीत चुके हैं। ज़ोहरान जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, युगांडा में उनका जन्म हुआ था, एंड वो यूएस के पॉलिटिशियन हैं। तो वो एक क्लियर कट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन का। एंड इन्होंने एनवाईसी के अंदर जो इलेक्शंस थे वो लड़े, एंड वो अब इस समय जीत भी चुके हैं। लेकिन इनका जीतना काफ़ी कंट्रोवर्शियल माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि मंदामी जो है वो काफ़ी बड़े एडवोकेट रहे हैं, समर्थक रहे हैं मोहम्मद खलील के। मोहम्मद खलील वही इंसान है जो यूएस के कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंटी जूइश सेंटिमेंट्स को स्प्रेड करते थे, हमास को ये ओपनली सपोर्ट करते थे। हमास जो है आप जानते हैं यूएन के द्वारा एक लिस्टेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। एंड मोहम्मद खलील जो है उनका अरेस्ट तो हो चुका है, एंड कुछ लोगों का ये माना जा रहा है कि जो मंदामी है, ये मंदामी की फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये भी शायद कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इंडिया में एंटर किए थे। तो अगर ऐसा कुछ प्रूफ हो जाता है तो शायद जो इस समय मास डिपोर्टेशन चल रहा है ट्रंप सरकार के द्वारा, तो शायद इसके अंदर इनको भी वापस जाना पड़े, लेकिन यह तो आने वाला समय ही बताएगा। और इनकी विक्ट्री के ऊपर काफ़ी मिक्स्ड लोगों के ओपिनियन है। एक लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है जो समर्थन भी कर रहा है इनका, वो कह रहे हैं कि एक न्यू एनर्जेटिक पॉलिटिशियन आया है जो बड़े बदलाव लेकर आएगा। हाउएवर कुछ लोग इनको इनके रेडिकल व्यूज़ की वजह से इनको सपोर्ट नहीं भी कर रहे, और वो चाहते हैं कि कोई और बेटर जो रिप्रेजेंटेटिव है वो उनको लीड करे। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर भी इंडिया, चाइना एंड यूएसए से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही सभी देशों के ऊपर टैरिफ्स लगा दिए थे, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी आ गई थी, और टैरिफ्स भी काफ़ी ज़्यादा हाई टैरिफ लगाए थे, जिस वजह से ट्रेड में एकदम से डिस्ट्रप्शंस आ गई थी। इस टैरिफ से
पूरे मार्केट्स में फियर एंड पैनिक क्रिएट हो गया था। और एक्चुअली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का मेन पर्पस यही था कि ये फियर और पैनिक जब आएगा देन इस फियर पैनिक को कैपिटलाइज करके वो सभी देशों से ट्रेड डील साइन करेंगे। ऐसी ट्रेड डील यूएसए और चाइना की सक्सेसफुली हो चुकी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इससे ग्लोबल जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी। और ट्रंप ने आके अभी अपनी सबसे लेटेस्ट मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा है कि इस बहुत जल्दी ऐसी ट्रेड डील इंडिया के साथ भी यूएसए करने जा रहा है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जैसे ही ट्रंप आए थे उन्होंने प्रोडक्शन हाउसेस को सभी को कहा कि वो आप यूएसए के अंदर ही प्रोडक्शन कीजिए, बाहर से प्रोडक्शन करना बंद कीजिए। हमारे डोमेस्टिक लोगों को, जो लोकल पॉपुलेशन है, उनको ज़्यादा जॉब्स मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अब काफ़ी सारी कंपनीज़ जो है वो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं वो शिफ्ट करके वापस यूएसए लेके आ रही है। अब यूएसए के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर खरीदने वाले कम होंगे तो उसके लिए मतलब लोगों की इनकम भी ज़्यादा चाहिए, ताकि तभी उनकी सप्लाई को मैच कर पाएंगे। तो इनकम को बढ़ाने के लिए जो ट्रंप सरकार है वो लेके आई है एक नया बिल जिसका नाम है बिग एंड ब्यूटीफुल बिल। जी हाँ, ये तो इसका इनफॉर्मल नाम है, शायद इसका असली नाम वो तो जब कांग्रेस में जब इंट्रोड्यूस होगा तब हमें पता लगेगा। तो जो रिपब्लिकन पार्टी है, ट्रंप जिसके पार्ट है, वो यूएस कांग्रेस जो कि वहाँ की पार्लियामेंट है, वहाँ पे एक बिल लेके आने वाले हैं जिसके अंदर बहुत ही लार्ज स्केल में बताया जा रहा है कि टैक्स के अंदर कटौती की जाएगी। सबसे जो की हाईलाइट्स हैं जैसे कि टैक्स कट फॉर द फैमिलीज, स्लैश टैक्सेस ऑन द सोशल सिक्योरिटी फॉर सीनियर्स, जो कि सीनियर सिटीजन होते हैं अबव 60 जो रिटायर हो चुके हैं, उनके जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चलती हैं जैसे कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन वगैरह, उनके ऊपर जो टैक्स लगते थे या तो वो पूरी तरह ख़त्म कर दिए जाएंगे या उन्हें काफ़ी कम कर दिया जाएगा। ऑल्सो जो टैक्स लगते थे टिप्स पे ऊपर, जो लोगों को हम टिप देते हैं या ओवर टाइम जो लोग काम करते हैं, उन पे जो टैक्स थे वो कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिए जाएंगे। तो ये इन सभी चीज़ों से टैक्स के अंदर अगर रिडक्शन होगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम होगी तो डिमांड इंक्रीज़ होगी एंड फाइनली मनी मल्टीप्लायर बढ़ेगा और जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ करेगी। तो ट्रंप सरकार का जो मेन मोटिव है वो यही है कि जो यूएसए है वो अगेन का ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बने, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो उस डायरेक्शन में ये काफ़ी बड़ा स्टेप देखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ये वार्निंग दी है कि पाकिस्तान सीक्रेटली न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को टारगेट कर सकती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यूएसए ने हमेशा ही कंट्रीज़ को पहले यूज़ किया है और जब अपना मतलब निकल जाता है देन उनके वो अगेंस्ट बन गया है। ऐसा ही हमने देखा अफ़गानिस्तान के अंदर, ऐसे हमने देखा था लीबिया के अंदर, ऐसा ही हुआ सीरिया के अंदर, ऐसा ही हुआ इस समय सबसे बड़ा एग्जांपल है ईरान के अंदर। सबसे पहले अगर बेस्ट एग्जांपल अफ़गानिस्तान का देखिए, अफ़गानिस्तान को इन्होंने एज ए वेपन यूज़ किया था रशिया के अगेंस्ट। यहाँ पे तालिबान को बिठाना, पावर में लाना, एक्सेट्रा सब कुछ किया। जब इनका पर्पस सर्व हो गया, जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया 1991 के अंदर, देन सडनली अफ़गानिस्तान जो था वो यूएसए का सबसे बड़ा एनिमी बन गया। तो वही डर अब इस समय पाकिस्तान को भी सता रहा है कि पाकिस्तान को लग रहा है कि इस समय तो यूएसए उनकी काफ़ी मदद कर रहा है, उनका काफ़ी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन उनको ये भी पता है कि ये सिर्फ यूएसए अपने मतलब के लिए कर रहा है। जब यूएसए का पर्पस सर्व हो जाएगा देन डेफिनेटली यूएसए पाकिस्तान की ओर भी आएगा और इनके जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको पूरा डिस्ट्रॉय करने की वो कोशिश करेगा। तो इस खतरे के अगेंस्ट डेटरेंस क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान भी अब सोच रहा है कि उनको न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो बनानी चाहिए, एंड ये यूएस के खुद के ऑफिशियल्स कह रहे हैं। हाउएवर इसको बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली 12,000 प्लस किलोमीटर का डिस्टेंस है यूएस से पाकिस्तान एंड यूएसए के बीच में, एंड 12,000 प्लस किलोमीटर की बैलिस्टिक मिसाइल तो इवन अभी इंडिया के पास भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अब इस चीज़ को आराम से आने वाले कोई 10 या 15 साल लग जाएंगे। हाउएवर ये एक अर्ली वार्निंग साइन है बोथ इंडिया और यूएसए के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज की लास्ट खबर, जो ट्रंप है, आज जैसे कि आप जानते हैं कि वो ट्रंप इस समय जो नाटो की समिट थी वहाँ पे गए थे, 2 दिन की समिट थी, हेग नीदरलैंड्स के अंदर ये समिट हुई थी। और उसी की समिट के साइडलाइंस पे वो जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की से भी मिले थे और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि वो उनको पैट्रियट्स दिलाएंगे। पैट्रियट्स क्या है, वो एक डिफेंस
सिस्टम है जो कि मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इसे थार्ड से कंफ्यूज मत कीजिएगा। थार्ड भी एक डिफेंस सिस्टम है, वो भी यूएसए का है, लेकिन इन दोनों के पर्पस अलग है। पैट्रियट है वो मेनली क्रूज़ मिसाइल्स और जो छोटी मिसाइल्स होती हैं उनको टारगेट करने को बना है। थार्ड जो है वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए है, वो बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए बना है। एंड ऑल्सो इट इज़ एंटी सैटेलाइट, जो ये इन दोनों के बीच में प्राइमरी डिफरेंस है। पैट्रियट भी बैलिस्टिक मिसाइल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है, लेकिन ये उसका एडिड वेरिएशन है। जो ओरिजिनल पैट्रियट्स हैं वो क्रूज मिसाइल्स के लिए बने हैं। तो कह सकते हैं कि थार्ड जो है वो पैट्रियट का बड़ा भाई है, आसान भाषा में। तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको इस वीडियो में और कोई इम्प्रूवमेंट लगती है या कोई आपको स्पेशल टॉपिक है जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू एंड जय हिंद।